हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। पहला इसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट इसी में आएगा लॉजिकल रीजनिंग में। पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, देन कंक्लूजन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है। देन उसके बाद आपका कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, व्याप्ति क्या और हेत्वाभास क्या है। देन नेक्स्ट आपका आता है वेन डायग्राम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्टिव क्या और डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। देन उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे जैसे कि आपका ऑर्थोडॉक्स क्या है और हेथोडॉक्स क्या है, अर्थात आस्तिक और नास्तिक, इनके बारे में भी समझेंगे। देन नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ अनुमाना। अब टाइप्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति और हेत्वाभास। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला आता है इसी में आपका प्रत्यक्ष क्या है, जिसमें टाइप्स ऑफ अनुमाना के बाद अगला पढ़ेंगे इसी में आपका प्रत्यक्ष क्या है, शब्द क्या है, अर्थ क्या है, अनुपलब्धि क्या है, व्याप्ति। ये सभी पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। अब आइए हम बात करते हैं पहले लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। यूजीसी नेट आज का टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। NING लॉजिकल। अरे भाई, ठीक है। अब इसमें हमें पहला फर्स्ट आपका जो आता है आपका स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या और कंक्लूजन क्या है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। देन इसी में अपना अगला पढ़ेंगे कोनोटेशन, कोनोटेशन, डेनोटेशन, उसके बाद स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। देन उसके बाद ये आपका बेसिक इतना जो होता है, इसमें कहीं कहीं आपका आपका व्याप्ति, व्याप्ति कहीं एक मिनट आगे बताएंगे उसको टाइप्स ऑफ अनुमान, ठीक, इतना ही है। दूसरा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। नेक्स्ट थर्ड आपका टॉपिक वेन डायग्राम रीजनिंग। देन उसके बाद आपका आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। देन फोर्थ आपका इसी में टॉपिक आपका आएगा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपका प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अनुमाना, टाइप्स ऑफ अनुमाना। फिफ्थ आपका इसी में आएगा व्याप्ति, एंड हेत्वाभास, हेत्वाभास, व्याप्ति एंड हेत्वाभास, ठीक है। और एक इसमें आपका आता है कुछ सिक्स पॉइंट एक लिख देते हैं आपका, जिसमें पढ़ेंगे प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द, अनुपलब्धि, लब्धि, अनुमाना, उपमाना,
अर्थापट्टी, पट्टी, ये सभी पॉइंट को भी हम समझेंगे। ये सभी आप मिला रखिएगा दोस्तों, जाके सिलेबस में देखेंगे ये सभी आपके पूरा जितना मैंने जो लिखा है, ये तो खाली मेन हेडिंग लिखा है, ये सब आपको किसमें मिलेगा, आपके सिलेबस में। और यहाँ से देखिए रीजनिंग सब कभी क्वेश्चन 8 भी पूछ सकता है, कभी 5 भी कर सकता है, कभी 7 कर सकता है, इनका रेशियो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे चलता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है। सबसे ज्यादा स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, एक और लिखना था, हाँ यहाँ लिख देते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये सभी पॉइंट आपके बेसिकली ये सब मिला करके आपके रीजनिंग के पार्ट बन जाते हैं सेवंथ। ठीक है, अब बात पहले करेंगे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, देन कंक्लूजन क्या है। दोस्तों स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बात बोला, दो लोग बैठे आपस में बहस कर रहे हैं, बहस में से डिस्कशन, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, अपने आप एक परसेप्शन है, किसी भी चीज को समझ करके मैंने बोल दिया, हो सकता 50% सही हो, 50% गलत भी हो सकता है, हो सकता 100% सही भी हो सकता है, 100% गलत भी हो सकता है। ये जो आपको पॉइंट आते हैं गलत और सही का, ये मैंने कोई एक स्टेटमेंट दिया, अब उस स्टेटमेंट पे आपका आर्गुमेंट करते हैं, उस पर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, करने के बाद लास्ट उसको निकालते हैं कंक्लूजन। सपोज करो मैंने कैसे स्टेटमेंट दिया कि जिस प्रकार से कोई भी आप मुद्दा उठा सकते हैं कि मानव में, जैसे अगर बोला गया किसी भी मानव में मोरालिटी अगर खत्म होती चली जाएगी तो मानव विनाशकारी की ओर चला जा सकता है, अगर जिसमें मोरालिटी है वो मानव कभी विनाशकारी की तरफ नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है, मॉरल मतलब एथिक्स, नैतिकता, ह्यूमैनिटीज, जो मानवता अंदर आपके है, जिसमें बोलते हैं दीन, दया, करुणा अगर आपके मन में है तो आप लोगों का भला करेंगे। अगर आपके अंदर ये सब पॉइंट नहीं है तो आप किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम में देखते, पहले लोग होते थे मतलबी, जिसको बोलते हैं सेल्फिश, उसके बाद बना प्रोफेशनल बनो, फिर उसको आजकल बहुत से अलग अलग अपना लोग मीनिंग निकालते हैं। तो मैंने कोई स्टेटमेंट दिया कि जिसमें मॉरल होगा वो मानव हमेशा एक दूसरे का भला करेगा, और जिसमें मॉरल नहीं होगा तो एक दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा। इसी को बोला जाता है, आपका एक स्टेटमेंट दिया, अब उसी पे आर्गुमेंट होने लग गया, बात तो सही है, तब उसको भी प्रैक्टिकल करके आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में अगर आपकी पॉइंट 100% सही है कि बात सही है, अगर आप किसी भी जीव जंतु को मारेंगे, खत्म करेंगे, तो पूरा इकोसिस्टम चेंज होगा, और इकोसिस्टम जब चेंज होगा तो वो आप पे भी प्रभाव पड़ेगा। सपोज कि अगर धरती से सभी पेड़ काट दिया, सभी जानवर मार दिया, तो क्या होगा, आपका पूरा ऑक्सीजन लेवल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा या तो ऑक्सीजन लेवल पूरा घट जाएगा। तो जब वो घट जाएगा तो मानव के लिए क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। इसीलिए बोला गया है कि अगर आप एक तार्किक रूप में और मोरालिटी के रूप में चीजों को समझेंगे तो आपको समझ भी अच्छा आएगा और एनालिसिस भी अच्छा होगा, आपका आर्गुमेंट अच्छा होगा, तो देन उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। यूपीएससी में एक पॉइंट आगे आप बता देते हैं, यूपीएससी में इसी 3 पॉइंट पे चला है। पहले किसी चीज के जैसे स्टेटमेंट दो, आर्गुमेंट दो, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन, इंडक्शन मत लिख देना, इंट्रोडक्शन मतलब इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन दो, परिचय दो। अगर आपका परिचय बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मेन पॉइंट की बात करो। मेन पॉइंट इधर उधर की नहीं, जो मेन पॉइंट है उससे बात करो, लास्ट में उसका निकालो, इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। देन उसके बाद आप निकालते हैं निष्कर्ष, ऐसे लिख देते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन। ये जो पॉइंट होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष, अरे छोड़ो हटा हिंदी, ऐसा। तो ये जो पॉइंट आपका आता है, ठीक ऐसे ही आपके स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट, देन कंक्लूजन। अगर ये आपका इंट्रोडक्शन सही पॉइंट है,
एक एथिकल तरीके से है, मोरालिटी तरीके से आप स्टेटमेंट देते हैं तो आर्गुमेंट भी अच्छा होना चाहिए। आर्गुमेंट अच्छा होगा तो उसका कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होगा। ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर ये नहीं है कि आपको इधर उधर की बातें पढ़ना, आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। नहीं आ रहा समझ में, फिर से बताते हैं। स्टेटमेंट कहता है किसी भी पॉइंट पे आप अपना एक कथन देना, कोई बात कहना, और वो बात को फिर आप करते हैं अपने लोगों में डिस्कशन करते। जैसे पार्लियामेंट में आप देखते होंगे तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे होते हैं। जब कोई बिल आता है, स्टेटमेंट आता है, तो उस पर आर्गुमेंट होता है कि इस बिल का कितना लोगों पे, जनता पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उसी आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। अब बात तो हो गया समझ में, इसीलिए हमें इसको बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, कोनोटेशन क्या है, डिनोटेशन क्यों कहेंगे, कोनोटेशन डिनोटेशन क्या है। किसी भी चीज का आप जब एक कोडिंग के रूप में पढ़ते हैं और फिर उसी कोडिंग को अलग अलग तरीके से उसको आप एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट बांटते हैं या समझाते हैं, तब उसको बोला जाता है डिनोटेशन। सपोज करो कोई आपने रात में सपना देखा, कोई एक कोड बना के मन में कि मैंने रात में पता चला सपना देखा कि मैंने सांपों का सपना देखा, काले काले कोबरा टाइप सांप, अजीब अजीब सा। तो किसी ने अब उसका एक कोड बना लिया, अब उसका डिनोट कर रहे हैं अलग अलग शब्दों में। भाई धन की प्राप्ति हो सकता है आपका महादेव की कृपा हो गई हो सकता है आपके जीवन में कोई कष्ट हो, दूर होने वाला हो। जब उस कोड को अलग अलग तरीके से आप निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको इसी बोला गया है कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। बस इतना ही बात को समझना है। अब ये क्यों दिया गया इस चैप्टर को, कल आप प्रोफेसर बनेंगे तो कोई बच्चा कोई वर्ड पूछा, कोई सवाल किया आपसे, पूछा, अगर आप उस चीज को सही तरीके से कोड किया, फिर इसको अलग अलग परसेप्शन से उसको देखते हैं, समझते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसी को बोला जाता है कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। इसका मेन पॉइंट यही था पढ़ने का। देन उसके बाद अगला आपका है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें बेसिकली आपकी 4 पॉइंट बनते हैं। मैं यहाँ पर बना के समझाता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ दोस्तों बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। ये रहा ए ई आई ओ, ए, तो इसको मतलब पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव। अब एक पॉइंट याद रखना, अगर एक कोई व्यक्ति पूरा ऑल यूनिवर्सिटी पॉजिटिव की बात करा और एक ऑल यूनिवर्सिटी निगेटिव की बात, तो यहां पर क्या होगा, कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे कंट्रारिटरी, इसको बोलते हैं कंट्रारिटरी। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, इनमें जब हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कंट्रारिटरी। एक होगा यहां पर एक कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, जिसको बोलते हैं सब कंट्राडिक्टरी, सब कंट्रारिटरी। और जब एक ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव है सम पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सब इम्प्लीमेशन, इसको बोलते हैं। और ये चीज जब आपका एक पूरा नेगेटिव है कुछ नेगेटिव है, इसको भी बोलेंगे सब इम्प्लीमेंट्री, या कहीं के सब बोलते हैं अलग अलग। अब जैसे अगर ये पूरा पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन। इस बात को याद रखना, विरोधाभास, इसको भी कंट्राडिक्शन। ये क्यों दिया गया है, ये आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की जो बात करता है, स्क्वायर बनाया जाएगा। अब ये क्यों दिया है इसको आप समझिए, इसके पीछे रीजन क्या है। भाई अगर मान लीजिए मैं भी हूँ, कुछ एक व्यक्ति होता है समाज के हित की बात करेगा, समाज की डेवलपमेंट की बात करेगा, और एक व्यक्ति होगा एथिक्स की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, सबकी बात तो करेगा, लेकिन कहीं कुछ पूंजी जैसे होता है राइट विंग लेफ्ट विंग, वामपंथी, अलग अलग तरीके, ऐसे ही आपके 2-3 पक्ष मिलेंगे।
तो इन पे कब आपका कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब कंट्राडिक्शन बनेगा, कब सब कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब सब इंप्लीमेशन बनेगा या सुपर इंप्लीमेशन बनेगा, इस पॉइंट को याद रखना। ये पॉइंट इस पॉइंट को याद रखना पड़ता है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। अब उसमें अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, तब आगे बताएंगे भी, पहले खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पूरे टॉपिक को। देन उसके बाद जब हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मींस क्या होता है, सपोज करो मैं यहां पर एक बनाता हूं, एक और एक इसको ट्रायंगल्स बना दिया और इसको मैंने स्क्वायर्स बना दिया, ऐसे। इसको डॉक्टर से डिनोट किया, इसको इंजीनियर से डिनोट किया और इसको प्रोफेसर से डिनोट किया, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैंने बना दिया। इनको 100 नंबर दिया और इनको 50 नंबर दिया, इनको 80 नंबर दिया, यहाँ पर 70 नंबर दिया। अब इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि ऐसा कौन सा है जो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तीनों को डिनोट करता है, या कौन ऐसा है जो सिर्फ 2 को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इसे आपको डिजिट दे देगा, ठीक है। तो आप उसमें ढूंढना है, बस पता करना है। वह डॉक्टर का 100 है तो इसका 50, इसका 80 है, तीनों का अगर 81 है तो ये आपको आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम बात करते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट को याद रखना है। क्या क्या? ऑर्थोडॉक्स क्या है और हेटेरोडॉक्स क्या है। ऑर्थोडॉक्स मींस होता है जो आप एक आस्तिक रूप में चीजों को विश्वास करते हैं, जो आप वेद मानते हैं, पुराण मानते हैं, उपनिषद मानते हैं, गीता मानते हैं। ये सभी पॉइंट आप 18 पुराण पढ़ते हैं, आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार के सभी वेदों का जो आप गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये सब क्या है आपका, जिसमें बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स के विपरीत एक दूसरा पॉइंट आपका आता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स में आप जब पढ़ेंगे नास्तिकता के बारे में। नास्तिकता का मतलब ये नहीं है, नास्तिकता मींस ये कहता है जो चीज नहीं दिखाई देता उसको हम क्यों मान ले। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ या मैं खड़ा हूँ, ये पेन है, इसकी मार्कर है, जो भी बोर्ड दिख रहा है, तो ये एक प्रकार जो दिखता उसको मानो, जो चीज नहीं दिखता उसको मैं कैसे कह दूं नहीं ये भी चीज है। आपको मैं बिलीफ सिस्टम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो नास्तिकता उन चीज को नकार देता है जो चीज नहीं दिखता। आस्तिकता क्या करता, जो चीज दिखता उसको भी मानता, जो चीज नहीं दिखता उसको भी मान लेता है। इसलिए लोग बोलते हैं अंधभक्त, कि आंखें बंद है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ भक्ति में डूबे हैं। इसलिए बोला जाता है नास्तिकता और आस्तिकता में क्या फर्क है। नास्तिकता हमेशा लॉजिक की बात करेगा, प्रूफ की बात करेगा, रिजल्ट की, परिणाम की बात करेगा। आस्तिकता हमेशा ईश्वर पे, गॉड पे ही थोप देगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भाई क्यों ना कर्म करो, फल की भी इच्छा रखो। ऐसा थोड़ी पेड़ लगा दिया तो फल नहीं चाहिए। आप अपने माँ बाप से पूछिए, आपको बाहर पढ़ने के या लिखने के लिए जब पढ़ाते हैं तो क्या उनकी फल की इच्छा नहीं होती है कि बेटा पढ़ते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये गलत बात है। कर्म भी करो, फल की इच्छा भी रखो। बाकी आजकल परिभाषाएं नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे तो पुरानी रूढ़वादिता में ही अटके रहोगे। तो अब बात करते हैं इसमें जो आपका ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स है, इसी पे हम बात करेंगे। क्या क्या? ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स, ये 2 पॉइंट को याद है। ऑर्थोडॉक्स आस्तिकता में बिलीव करता है, बिलीफ सिस्टम इसका चलता रहता है कि भाई कोई बात नहीं। ये है नॉन बिलीव सिस्टम। बिलीव, ये फालतू चीज बिलीव नहीं करता, ये हमेशा लॉजिक की बात करता है और ये साइंस की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स में जो आपके वेद हैं, वेदास, पुराना, ये सारी पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है। हेटेरोडॉक्स में इसमें 4 ऐसे व्यक्तियों का, 4 ऐसे बेसिक रिलीजन के नाम लिया जाता है, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, इन पॉइंट को इसमें जोड़ा गया है। अब ऑर्थोडॉक्स जितना आप हिंदुइज्म में पढ़ते होंगे भाई, चारों वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत,
उपनिषद, ये सारे पॉइंट आपका ऑर्थोडॉक्स में आएगा, ठीक है। लेकिन हेटेरोडॉक्स में आपके चारे आएंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, इनकी बात यहाँ पर हम हेटेरोडॉक्स में करते हैं। अब हेटेरोडॉक्स में देखते होंगे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म की बेसिक उनकी पढ़ेंगे, त्रिपिटक, विनय पिटक, अगम पिटक, इनके त्रिपिटक आप पढ़ेंगे, इनके कुछ ऐसे ग्रंथ है, किताब है, लेकिन जो भी लिखा गया उनको आप पूछेंगे लॉजिक के तरीके से क्या है, किस बात को कहता है, वो बार बार एग्जाम्पल देंगे हमेशा, जब तक कथा कहानियों से उसको आप जोड़ करके बातें करते हैं। जैन, इसके बाद इसे बुद्धिज्म पढ़ेंगे, हीनयान, महायान, वज्रयान, और बी आर अम्बेडकर साहब नया कॉन्सेप्ट दिए थे नवयान। जैनिज्म क्या है कि जैनिज्म इसमें बोला जाता है, दो इसमें ब्रांच आते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, सफेद वस्त्र पहनने वाले, और नागा बाबा जो कपड़े नहीं पहनते। अगला चारवाक और आजीविका क्या है। चारवाक क्या कहता है कि अगर जैसे बोलते हैं कि अगर आपको जीना है तो जिंदगी आज में जियो, कल कोई नहीं देखा है, इसलिए बोला ऋणम घृतम पीबते, ऋण लेके घी पीना पड़े तो पी लो, अपने जीवन जियो। आजीविका कहता है अगर आप जीवन में डेस्टिनी कुछ बनना होगा तो बनोगे, अगर नहीं बनना होगा तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, आपके जीवन में जो होना होगा वो हो जाएगा, उसे आप मिटा नहीं सकते। ये आपका आजीविका की बात करता है। तो ये पॉइंट जो है ये पूरा ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, इसमें काफी डिबेट है, टॉपिक बहुत गहरी है, बट बेसिक आपको चीजें पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनुमाना। टाइप्स ऑफ, पहले समझेंगे अनुमाना क्या है। किसी भी चीज को आप जब अनुमान लगाते, एस्टिमेटेड करते, पहले समझेंगे, चलो इसी को अनुमाना। अनुमाना में बेसिक दो पॉइंट होता है, व्याप्ति और हेतुआभास। व्याप्ति जिसमें अनुमान लगता है, जिसमें कोई रीजन छुपा हो, कोई कारण दिखता है, तभी आप अनुमान लगाते हैं। सपोज करो अचानक से बादल छा गया आकाश में, आपने देखा आकाश से बादल छाए तो इसका मतलब बरसात हो सकती है, हो सकता है कहीं धुआं उठा हो, रीजन तो देखिएगा, धुआं होगा तो बरसात, अगर बादल होगा तो बरसात हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इसमें दो पॉइंट याद रखना, व्याप्ति और हेतुआभास। व्याप्ति हमेशा व्यक्त होता, किसी भी चीज में रीजन छुपा होता उसकी बात करता है, और हेतुआभास आपका अनुमान लगाता है कि 100% इसमें आपका फैल्सी है कि नॉन फैल्सी क्या है, जिसको बोलते हैं कि अगर से मिडिल टर्म है, मेजर टर्म या माइनर टर्म है, इसकी बात करता है। मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये पॉइंट क्या है भाई, किसी किसी में दिखता है रीजन छुपा है, थोड़ा थोड़ा है, मिडिल में है कि माइनर की और कम है, या मेजर बहुत ज्यादा है। ये दो पॉइंट इसमें पढ़ना पड़ेगा, व्याप्ति और हेतुआभास। हेतुआभास में आगे हम और पढ़ेंगे, जिसमें सब प्रतिपक्ष क्या, वधित क्या है, अबधित क्या है, इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। बधित किसी चीज को बांध के रखना, किसी चीज से इंक्लूड होना, जुड़े रहना। अबधित जो बधा हुआ नहीं हो। सत प्रतिपक्ष जो 100% हो, एक प्रत्यक्ष के रूप में बात कर रहा है, एग्जाम्पल के रूप में बात कर, उसकी बात करता है। अगला बात करते हैं, यही हो गया व्याप्ति और हेतुआभास में बातें कर लिया। अगला बात करते हैं आपका, कुछ इसमें आपका होता है शब्द, ये पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष क्या है, शब्द क्या है, अनुपलब्धि क्या, अनुमाना क्या है, उपमाना क्या है, अर्थापट्टि क्या है। प्रत्यक्ष में ये बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग में, कोई चीज जब तक प्रमाण नहीं है तो हमें उस, जब तक एक प्रमाण नहीं हमारे पास, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। हमारे सामने साक्ष्य को एक प्रमाण होना चाहिए जिसपे हमें विश्वास होना चाहिए कि ये चीजें हैं। शब्द कहता है कि भाई उसके लिए एक शब्द मीन्स कोई चाहे लिखित रूप में हो या चाहे ओरल के रूप में हो, वो भी होना चाहिए। अनुमान, अनुपलब्धि, जो चीज उपलब्ध ही नहीं है उसको हम कैसे मान लें, जो एक रिप्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट ही, नॉट रिप्रेजेंट, वो उपलब्ध ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या बात करें। अनुमान, जिसपे हम कोई अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, तो उसमें कोई रीजन होगा, व्याप्ति होगा, या आपका हेतुआभास। उपमाना, किसी चीज से उसको कंपेयर करके बात करें, एज इट इज ऐसा ही व्यक्ति, एज इट इज ऐसे इनकी हाइट, एज इट इज ऐसे इनकी आवाज, उसको हम बोलते हैं उपमाना। अर्थापट्टि, जिसमें हम उसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे, उसकी मीनिंग निकालते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को आप, उसके अंदर कई अर्थ आप निकाल सकते हैं, किनकी भाषा से लगता है कि यूपी से है, ये बिहार से है, या ये बंगाल से है। अब उसके एक ट्यून होता, आवाज की जो ट्यून निकलता है ना, ट्यून बोलने के एक्सेंट। अब एक्सेंट मान लीजिए मैं जैसे बोल दूं, आई हो तुम्हें क्या करता जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लगा ये भाई तमिल साइड से, मैं बोलूं और भैया कैसे, तुमको लगा यूपी या बिहार, पूर्वांचल के टच का आवाज लग रहा है, और मैं थोड़ा सा लहजे को और चेंज कर दूं,
तो लगेगा बिहार से, और थोड़ा सा उसमें बोलो और दो तो लगेगा ये बंगाल से। तो जब आप किसी भी चीज को आप क्या करते हो, उसका अर्थ निकालते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं किसी भी सिचुएशन को देख करके, समझ करके। तो बस दोस्तों आज ये मैं सारी पॉइंट बात किया आपका लॉजिकल रीजनिंग पे। कल हम बात करेंगे द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे वीडियो बनाएंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू।